लॉ ऑफ मास सेक्शन जो है वो दो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, गुल्डबर्ग एंड पीटर वेज। कब? 1869 में। 1869 में गुल्डबर्ग और वेज ने लॉ ऑफ मास सेक्शन प्रेजेंट किया था। और लॉ ऑफ मास सेक्शन के तहत अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या होता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट का जो एक्टिव मासेस है उनके प्रोडक्ट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये क्या है? ये उसकी स्टेटमेंट है कि रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो स्पीड है, यानी कि फिजिक्स में जो हम यूज करते हैं स्पीड का वर्ड, उसमें क्या होता है कि कितने मीटर एक सेकंड में कवर हुए हैं। और यहां पर हम रेट यूज करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल या कितने मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। यानी कि रिएक्शन क्या होते हैं? रिएक्शन आपस में इंटरेक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो रेट क्या होता है? रेट यही है कि एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से, मॉलिक्यूल्स या मोल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो बना है। तो ये है रेट। तो यानी कि रिएक्शन का जो रेट है, आया कि वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। अब एक्टिव मासेस से क्या मुराद है? एक्टिव मासेस से मुराद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस एक्सप्रेस्ड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, और इसके अलावा मोलर कंसंट्रेशन जो है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ए है, तो ए का जो हम मोलर कंसंट्रेशन हम यूज करेंगे को एक्सप्रेस करेंगे, तो उससे किससे एक्सप्रेस करेंगे? ब्रैकेट से। ब्रैकेट जब हम यूज करेंगे तो इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, तो आई थिंक स्टेटमेंट की आप लोग को समझ आई होगी। किस तरह है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन कितना तेज हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है? उसका जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। प्रोडक्ट क्या मुराद? मल्टीप्लाई। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ओके, तो अब थोड़ा एग्जांपल भी हम देखेंगे और एग्जांपल के बाद जो है ना मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, लेट्स सपोज हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी सी प्लस डी। अब यहां पर आपको पता ही होगा, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखी है या बुक को रीड किया होगा, तो ये हमारे पास क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं। ओके, रिएक्टेंट्स जब आपस में इंटरेक्ट कर जाती हैं, रिएक्टेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बॉन्डिंग टूटती है, न्यू अरेंजमेंट होती है, कैसे अरेंजमेंट चेंज होती है, तो ये सारी बातें हमने जो है ना पिछले वीडियो में की थी। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि रिएक्टेंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। और रिएक्टेंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, और इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, एफआर, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब वापस प्रोडक्ट जो है वापस किस में चेंज होते हैं? रिएक्टेंट में, तो उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन। सिंपल है, जब रिएक्टेंट किस में चेंज होते हैं? प्रोडक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट बना, तो इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी तरह जब रिएक्टेंट से वापस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनता है तो इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन या फिर रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करें तो क्या बनेगा? देखते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए और बी, यानी ए बी क्या है? ए बी। तो ए बी के प्रोडक्ट, और ए बी के प्रोडक्ट के नहीं बल्कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। तो ये जो ब्रैकेट हमने लिखे हैं इसका क्या मतलब है? ये मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए है। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, या फिर हम एक्टिव मासेस का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी। इसके अलावा जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो कैसे होगा? वो भी सेम, सी मल्टीप्लाई और ये एक्टिव मास ऑफ डी। ओके, तो ये है लॉ ऑफ मास सेक्शन विद एग्जांपल।
हम बढ़ते हैं केसी की वैल्यू की तरफ। किसकी तरफ? केसी की वैल्यू को कि हम लॉ ऑफ मास सेक्शन से केसी के वैल्यू कैसे एराइज करें। तो एक जनरल एग्जांपल ए, तो ये क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट किसमें चेंज होते हैं? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। कौन सा है? रिवर्सेबल रिएक्शन। और ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। रिवर्सेबल रिएक्शन में क्या होता है कि वो टू डायरेक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ओके, तो हम इस पर लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई करते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी, यानी कि रिएक्टेंट है। रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ, इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, तो जिस तरह हम एग्जांपल करते हैं N2H2, तो इससे हमारे पास क्या बनता है? NH3। तो NH3 में यहां पर क्या है? 2 बैलेंस करते हैं, और बैलेंस कर यहां पर कितने मोल्स हैं? यहां पर 1, यहां पर ये 3, यहां पर 2। तो 2 मोल्स है, यहां पर 3 मोल्स है यहां पर। इसी तरह ये स्मॉल ए बी और ये सी डी, ये स्मॉल लेटर्स जो हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स जो हैं, ये किसको शो कर रहे हैं? ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं। जबकि ए बी और सी डी ये क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन। तो यहां पर हम एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू दियर पावर इक्वल टू, अब यहां पर हम जो पावर यूज करेंगे वो किसके बराबर होगा? वो उनके मोल के बराबर होगा। यहां पर ए है तो इसका पावर जो है वो किसके बराबर होगा? उसके मोल के। यहां पर यानी कि यहां पर अगर 1 है तो यहां पर भी 1 लिखेंगे, अगर यहां पर 2 है तो यहां पर भी 2 लिखेंगे, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 लिखेंगे। ओके, जिस तरह यहां पर अब 3 है तो उसका अगर हम निकालेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 3। अगर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो यहां पर ए के साथ क्या है? ए है, तो हम यहां पर चोटी ए लिख लेते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लाई बी, तो बी के साथ क्या है? बी। तो ये हमारे पास क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? इक्वलिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम कांस्टेंट को यूज करते हैं। रेट ऑफ एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एफ, ए मल्टीप्लाई बाय। तो यहां पर ये के एफ क्या बला है? के एफ जो है वो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है? कांस्टेंट है। कौन से, किसका कांस्टेंट है? फॉरवर्ड रिएक्शन का। ओके, तो हमने बोला था कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर हमने रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का यूज किया है। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो सिमिलरली हम जो है यही केस उसके लिए भी यूज करेंगे रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए भी हम सेम केस यूज करेंगे। अब तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ सी डी raised to the power equal to their number of moles. Okay, तो एक्टिव मास ऑफ C raised to the power equal to their number of mole। तो यहां पर मोल कितने हैं? स्मॉल c, तो यहां पर स्मॉल c लिख लिया। प्रोडक्ट है यहां पर D, और अब वही सारा प्रोसेस यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वलिटी का, और यहां पर एक कांस्टेंट का यूज कर लेंगे जिसको हम के बी या के आर। अगर यहां पर बैकवर्ड रिएक्शन बोलोगी तो के बी, अगर रिवर्स रिएक्शन बोलोगी तो के आर, जो भी यूज करो।
यहां पर सी, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। और ये के भी क्या है, रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट है किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। इसके अलावा जो के एफ था, के एफ जो हमने पिछले इक्वेशन में पढ़ा, तो उसमें क्या था, के एफ जो था वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था, जबकि ये के बी रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम का स्टेज आ जाता है उसमें क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एट इक्वी, जब इक्विलिब्रियम का स्टेज आ जाता है, इक्विलिब्रियम का स्टेज कौन सा होता है वो मैंने वीडियो नंबर 1 में आप लोगों को बता दिया था। तो जब इक्विलिब्रियम का स्टेज आ जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। क्या, रेट ऑफ आर एफ यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, ओके। तो वो किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेज है। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो अगर ये बराबर है तो इसके के एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है, हमने अभी पीछे पढ़ा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो के एफ ए, स्मॉल ए प्रोडक्ट है और बी, और इसके अलावा जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो किसके बराबर होता है, के बी सी स्मॉल सी प्रोडक्ट और ये बी ऊपर पावर स्मॉल डी। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि के एफ और के बी की वैल्यू को अलग करेंगे, जबकि ये एक्टिव मासेस जो है इनको अलग करेंगे, ओके। तो रीअरेंजमेंट करेंगे, क्या, रीअरेंजमेंट, के एफ बाय के बी यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा के बी, और सी बाई डी वहीं पर रहेगा, सी बाई डी वहीं पर रहेगा, सी मल्टीप्लाई डी। अब ये वाला जो A इंटू बी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स हैं, ओके। रीअरेंजमेंट करेंगे हम तो A नीचे हो जाएगा, ये क्या है A और यहां पर B। तो ये सारा जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब यहां पर दो जो रेशो है, रेशो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है कांस्टेंट और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इनकी रेशो है। तो इनकी रेशो किसके बराबर होती है, के सी के बराबर होती है, यानी के एफ जो है बाय के बी वो किसके बराबर होते हैं, के सी, यानी कि दो कांस्टेंट हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दो कांस्टेंट को हम एक नया नाम देते हैं के सी। तो के सी किसके बराबर हो गया, के सी इसके बराबर हो गया। तो के सी की डिफिनेशन हम कुछ यूं करते हैं, The ratio of product of concentration of product to the product of concentration of तो reactant. इनकी रेशो को हम बोलते हैं केसी। और केसी के बारे में डिटेल वीडियो नेक्स्ट होगी, और केसी के यूनिट के बारे में तो आज की वीडियो में हमने समझा लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।